जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा आज एक बहुत बड़ा सिलेबस चेंज का नोटिफिकेशन आ चुका है। अतुल प्रसाद सर जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने लिख दिया है कि 69 बीपीएससी का एग्जाम जो है वो 4 ऑप्शन वाला होगा और 1/3 नेगेटिव वाला होगा। आइए आज से हम बीपीएससी 69 के स्टार्ट कर रहे हैं 4 ऑप्शन वाला सेट। और आज सेट नंबर हमारा फर्स्ट है और ये सेट हम लेकर आए हैं साथियों आस्था आईएएस का। आस्था आईएएस आपको पता है मुखर्जी नगर दिल्ली की एक रेपुटेटेड संस्था है और बीपीएससी में आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस और सीएमई इसी सबों से क्या होता है, रिजल्ट सर्वाधिक होते हैं। ओके साथियों, तो आज आस्था आईएएस का है, उसके बाद स्पेस आईएएस उपेंद्र अनमोल सर का भी टेस्ट प्रैक्टिस और दृष्टि 4 का हम लोग करते हैं, करने का कोशिश करेंगे, पूरे डिटेल के साथ करेंगे क्योंकि आपने अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखा होगा। उसका सिलेबस में बहुत इजी सिलेबस था, लेकिन एग्जाम का जो लेवल था, जो क्वेश्चन था, उसके हिसाब से साफ है कि अब बीपीएससी जो 69 का एग्जाम है उसका भी लेवल हाई रहेगा, क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं उनको तो पता है कि आपका भाई 2 बार बीपीएससी पीटी पास है। तो आइए डिटेल से स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल आराम से करेंगे। हमारे चैनल पर कोई हड़बड़ी नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता है, इजी मेथड में और डिटेल से हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको जूम करते हैं। इतना जूम करो भाई कि ऑप्शन भी दिखे। ओके सर, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो। तो फोकस हो गया भाई कैमरामैन। कहता है पहला क्या निम्नलिखित को सुमेलित करे। लोथल, लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। आपको पता है गोदीबारा मतलब बंदरगाह। लोथल किस नदी के किनारे थे? भोगवा नदी के किनारे था और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक ना साथियों। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से कहाँ मिले थे? तो पक्की पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। खेती का साक्ष्य कालीबंगा से, बंदरगाह का साक्ष्य लोथल से, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? बी है। आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल है सही निम्न में सही कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता का क्या नाम था साथियों? आपको पता है कि बीपीएससी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पूछा ही जाता है। शिक्षक भर्ती में मैंने भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरा डिटेल से कराया था, लेकिन शिक्षक भर्ती में बौद्ध और जैन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुई हमें थोड़ा। तो लिच्छवी ये भगवान महावीर की जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और ये जो है ये लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की क्या थी? बहन थी, पुत्री तो नहीं थी। क्या थी? बहन थी। तो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और जो शाक्य गणराज्य की प्रमुख माता महामाया कौशल राज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। तो कौशल राज्य की राजकुमारी थी, ये सही है। तो ऑप्शन केवल क्या है? केवल आपका केवल, अच्छा तीसरा भी है। तो इसमें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, बनारस से थे, बिल्कुल। तो 2 और 3 क्या है? सही है और 1 गलत है। ओके। और आपको पता है भगवान महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। जन्म देने के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इसका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ओके, ये सब आपको पता है। और 23वें तीर्थकर पारसनाथ है और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो यहाँ आपको पता है ये देवघर के पास है, देवघर के पास। और यहीं पर क्या है? पार्श्वनाथ ने यहाँ पर अपना संवेद शिखर, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? संवेद शिखर कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्लियर है। और ये जो है ये 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने 4 आर्य सत्र दिया था। और ये किसके पुत्र थे? तो बनारस के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और ये क्षत्रिय कुल के थे। ओके, अगला सवाल है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यूनानी, शक, कौन कैसे आया था? तो इसमें सबसे पहले यूनानी आया था, उसके बाद शक आया था और उसके बाद
कुषाण आया था। आप तो जानते ही हैं कि कुषाण के कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी में चलाया गया था शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है। यूनानी कुषाण, यूनानी जो है 513 13 ईस्वी में आया था। कब आया था? 513 बीसी में आया था। ओके, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। सबसे पहले भारत पर अगर बाह्य आक्रमण पूछा जाए तो वो किसका था? यूनानियों का था। डेरियस के नेतृत्व में भारत आया। शक 90 ईस्वी पूर्व में आया था। शक 90 ईस्वी पूर्व में आया था और शकों का दमन करने वाला कौन था? तो आपको पता ही होगा। शकों के दमन को करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ले गई थी और स्कंदगुप्त ने भी शकों को क्या किया था? पराजित किया था। और कुषाण 45 ईस्वी संवत में आए। कुषाण कब आए? 45 ईस्वी पूर्व में। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कजुल कडफिसस थे। ओके, तो ये पूरा सटीक चल रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं। कहता पूर्व मध्यकाल में चीते की चाल, बाज की नजर और यहाँ जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उस पर कोई संदेह नहीं करते, एग्जाम में ही प्रश्न छपते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 55 प्रश्न हमारे आए। एकलौता ऐसा क्लासेज है, छोटा सा चैनल, जो कि बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों का ही वीडियो कराए, वहां से क्वेश्चन लाए, जैसे कि आईएएस रंजीत कुमार का, ऑफिसर्स एकेडमी का। लेकिन मैंने वैसे वैसे प्रश्न को कराया जो कि एग्जाम में जहां से 55 नंबर आए। और अगर कोई लड़की ने किया है तो लड़की के एग्जाम में 65 से 70 नंबर हमारे पर आए हुए आए हैं। पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म में गिरावट हुआ। वाई, क्यों हुआ बौद्ध धर्म गिरावट? इसमें देखिए, उस बौद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है। मध्य एशिया से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। इसमें सबसे ज्यादा सही यही है कि बौद्ध को बाद में क्या किया गया? विष्णु धर्म का ही 10वां अवतार मान लिया गया। और जिसके वजह से क्या हुए? धीरे धीरे बौद्ध धर्म के मान्यता वाले लोग हिंदू धर्म को ही मानने लगे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था? आपको पता है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हार गया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा था नर्मदा नदी के तट पे ऐहोल अभिलेख से। इसकी और ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। कौन थे? रवि। अब तो पूरा डीप में करना होगा, सतही ज्ञान से तो काम चलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक ऑप्शन को आंसर टिक की और आगे बढ़ गए। पूरा डिटेल, उतना डिटेल तो करना ही होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आए उस पॉइंट के आसपास से तो बने। चोल साम्राज्य में एक सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उसके पास अपने घर होने चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, दोनों था। उसके उन्हें उस भूमि पर का मालिक होना चाहिए जिस भूमि में वो एकत्र थे। सॉरी साथियों। आपको पता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। और चोल वंश जो है दक्षिण का एक प्रसिद्ध वंश था और इस वंश का सिंबल जो था वो क्या था? तो वो था आपका, हाँ बिल्कुल सही समझे हैं, बाघ था। ओके। और इसमें जो है सबसे यही है सही कि उसमें उसकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ऐसी कोई मान्यताएं नहीं थी। चोल साम्राज्य में सभी की एक सीमित समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता आवश्यक थी। उसे भूमि का मालिक होना उसे भूमि का मालिक तो होना चाहिए था, लेकिन क्या है उसके पास, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष होना चाहिए। ये जो 25 है ये गड़बड़ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 35 से 70 वर्ष उसकी उम्र आयु होनी चाहिए थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महात्मा बुद्ध के माता पिता किस धर्म के अनुयायी थे? महात्मा बुद्ध के माता पिता दोनों ही शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? महात्मा बुद्ध के माता पिता शैव। और अशोक भी पहले किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मिक्स कटिकम। मिक्स कटिकम की रचना शूद्रक ने की थी, सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्र की रचना बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने की थी। किसने की थी? अश्व अश्व घोष ने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त हर्षचरित का बाण भट्ट। तो 1, 3 और 4 सही सुमेलित है, मात्र 2 सही सुमेलित नहीं है। आइए
दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के क्रम का निम्नलिखित अफगान शासक तो सबसे पहले कौन होगा? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये पहला अफगान शासक था दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद शेरशाह सूरी भी क्या था? अफगान वंश था। और बहलोल लोदी जो है इंडिविजुअली दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक 1517 से लेकर कब तक? 1517 से लेकर 1526 तक तो इब्राहिम लोदी किया था। बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत में इंडिविजुअली सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक ही था बहलोल लोदी। ओके साथियों। और सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाला वंश था वो था तुगलक वंश। ठीक। मध्यकालीन मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटिकल पदनाम जो है ये ग्राम के मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटिकल पदनाम जो है किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ग्राम के मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। ओके साथियों, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु कहकर किसे पुकारा जाता था साथियों? ये पुकारा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता था। 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक बीजापुर सल्तनत के क्या रहे थे? शासक रहे थे। कौन? कहाँ के? बीजापुर के। कहाँ के शासक रहे थे? बीजापुर के शासक रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 1556 से लेकर 1627 तक। ठीक है साथियों। ओके। बीजापुर सुल्तान जो है उसका स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। अधिकारी वी थिंक ऑफिसर्स। चंगेज खां के अधिक मंगोलों के भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत पर किसका शासन था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग इसका जवाब जानते होंगे। कोई भी चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में हुई थी। और चंगेज खां के 1211 से लेकर 1236 तक में 1211 से 1236 की ईस्वी में चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय आपको पता है कि रजिया सुल्तान के पिताजी, क्योंकि रजिया सुल्तान के बारे में हिस्ट्री में सबको पता है, पिताजी इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश के शासन काल में ही क्या किए थे वो आगमन और क्या कर रहे थे? तो वो आया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया, जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था। इसलिए भारत क्या हुआ था? चंगेज खां के आक्रमण से बच गया था। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए 1556 ईस्वी में। कौन नहीं जानता है 1556 ईस्वी में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था और अकबर का राज्यारोहण भी हुआ था। युद्ध के बाद क्या हुआ था? अकबर का राज्यारोहण भी हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था साथियों? 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1600 ईस्वी में 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी और इसमें अकबर विजयी हुआ था। और वहीं पर अब क्या है, 1739 में नादिर शाह आक्रमण हुआ था। 1686 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ होगा। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्रदान किया जाना था। ओके। और 1656 में क्या हुआ था साथियों? ये है आपका अकबर का राज्यारोहण। इसमें कोई भी सटीक आंसर नहीं है। एक का देख लीजिए, एक का 5 किसी में है ही नहीं, एक का 5 यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। दो का चार है यहाँ। और तीन का तीन 1686 में, हाँ ये भी हुआ था। शिवाजी का देहांत भी हुआ था 1686 के आसपास। ओके ठीक है। और चार का दो, हाँ तो ये आपका सही जवाब है, बी नंबर। ओके साथियों। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे? इस क्वेश्चन को पूछा गया है इसमें बीपीएससी टीआरई में कल, जो कि 24 अगस्त को हुआ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मोरक्को। इसका जवाब है इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता कहाँ के थे? मोरक्को के थे।
ओके। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से, इस कथन का बदायूं ने किसके लिए प्रयोग किया था? ये कथन बदायूं ने प्रयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पगला बादशाह कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे ऐसे नीति थे जिससे जनता क्या थी? त्रस्त थी। ओके, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हिंदी का प्रयोग करने वाले संत थे रामानंद। ओके, और कबीर, तुलसीदास, दादू मियाँ, ये सब क्या थे? रामानंद के ही शिष्य थे। और रामानंद का काल जो था 1360 से लेकर 1470 ईस्वी तक रहे थे। ये बहुत लंबा चला था इनका जीवन। भक्ति संत थे और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय अभी किसे जाता है? रामानंद जी को ही जाता है। ओके, 17 नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। कहता है भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूफीज्म के लिए कौन सा कथन सही है? आइए। कहता है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। गलत। शेख अहमद सरहिंदी जो है इब्राहिम लोदी का क्या था? समकालीन नहीं था। शेख नसरुद्दीन चिराग दौलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सही है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। नहीं, शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था कौन सी? अकबर। कौन था? अकबर। ओके। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। ये भी सही है। यानी कि इसका सही जवाब क्या है? 2 और 4। 2 और 4 क्या है? सही है। ओके साथियों, शेख सलीम चिश्ती से पूरी तरह प्रभावित था कौन? अकबर। इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा था? सलीम रखा था। ओके साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 18, धमाकेदार प्रश्न है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेरेस्ट के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको पता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कर्नवालिस के नेतृत्व में हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये क्या है? असंगत है। ये इस समय कौन था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1857 के विद्रोह के संबंध में असंगत युग्म का चयन करें। असंगत क्या है था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। कानपुर से नाना साहब थे, ठीक है। इलाहाबाद से कौन थे? तो इलाहाबाद से थे ये जो खान बहादुर खान है ये कहाँ से थे? तो फैजाबाद से, फैजाबाद से थे। तो ये इलाहाबाद से कौन था साथियों? इलाहाबाद से था लियाकत अली। कौन था? देखिए 4 ऑप्शन का पहला सेट है। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, ये सही है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ही थे। ओके, तो सही आ रहा है मजा। इसी तरह का अब क्वेश्चन होगा एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा पूरा का पूरा पैटर्न को क्या कर दिया गया? पलट के रोटी तावा पे जैसे पलटा जाता है वैसे पलट दिया गया। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बीपीएससी टीआरई में आ चुका है जवाहरलाल नेहरू। अब तो मरते दम तक ये सवाल गलत नहीं होगा अपन किसी का भी, जो बीपीएससी टीआरई या अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके साथियों, गजब का सवाल था। क्योंकि 1938 में आपको पता है कि हरिपुरा में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और शिक्षकों से ऐसा प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक क्लीन बोल्ड हो गए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? तो पहले से व्यक्तिगत सत्याग्रह तो विनोबा भावे थे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे कौन थे? थर्ड नंबर के बरमदत्त थे। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी के आह्वान पर जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। इस आंदोलन का केंद्र बिंदु अहिंसा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत के तत्कालीन वायसराय ललित थी 1936 से लेकर 44 का अगस्त प्रस्ताव का परिणाम था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। डिटेल में शिक्षक भर्ती में भी ये कराए थे। कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 16 मई 1946 को। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, ये सही है। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को, या मार्च 1946 में आया था? नहीं, ठीक है। मिशन में ब्रिटिश भारत के 4 सदस्य नहीं, मिशन में मात्र 3 सदस्य थे। आप इन तीनों सदस्य के नाम भी जानते हैं। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, भारत के राष्ट्र सचिव सर एस्ट्रोफेड क्रिम्स, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और एबी अलेक्जेंडर, नौवहन विभाग के संबंधी अधिकारी। ये 3 ही सदस्य थे, यानी कि ये हमारा क्या है? गलत है। और मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, ये भी क्या है? सही है।
तो इसमें को रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत हमने चुन लिया है। ओके साथियों, तथा निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आइए सही कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। ऑफिसर्स, क्रिप्स मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में। बच्चा बच्चा जानता है क्रिप्स मिशन 1942, बच्चा बच्चा जानता है। लॉर्ड बेबल योजना कब आया था? 1940। और माउंटबेटन योजना कब आया था? 1947। सबसे पहले आपका क्या होगा? लॉर्ड बेबल योजना ही होगा। ओके साथियों, लॉर्ड बेबल योजना 1945 में आया था। सबसे पहले आपका कृषि मिशन होगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4। वीडियो को लाइक कर देना है प्यारे भविष्य के अधिकारी महोदय। आइए, बता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, असत्य कथन है, सॉरी, असत्य कथन का चयन करना है। कहता है गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना की, सत्य है। गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, बिल्कुल। 9 जनवरी 1915 को, इसलिए इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते। गांधी जी का चंपारण व खेरा आंदोलन औद्योगिक श्रमिक व मालिक के बीच संघर्ष के विरुद्ध था। चंपारण खेरा आंदोलन व खेरा आंदोलन औद्योगिक श्रमिक, तो ये गलत है। औद्योगिक श्रमिक के बीच नहीं था, चंपारण का किसानों के लिए था, ये गलत है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 से की गई, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति बंगाल में थी, सही है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, सही है। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी इंग्लैंड में नहीं, ये कहा था होम रूल लीग सोसाइटी इंग्लैंड। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज भारत में नहीं, ये कहाँ हुआ था? जापान में इसकी स्थापना हुई थी, यही सही सुमेलित नहीं है। कहता है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम बार कब किया? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। वही कहेगा कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? भारत के अंदर। देखिए, ये भारत में रहेगा तो भी ये होगा, अगर भारत से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? आंसर बदल जाएगा। उन्होंने सबसे पहले ऐसा कहाँ किया था? डरबन में किया था। पुस्तक गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनरेस्ट के पुस्तक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के पुस्तक है वेलेंटाइन सिरोल। कौन है? वेलेंटाइन सिरोल जी हैं। और इसी में इन्होंने किसे इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट थी, सही है। और बंदी जीवन सच्चिदानंद सान्याल, सभी सही है, तो यही गलत है। इंडिया अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल है। और इसी में उसने किसे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का क्या कहा था? जनक कहा था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी क्या है? बीपीएससी टीआरआई में आया है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके, अतः निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ये है, देखिए, ये है बारदोली। और ये भी किसका प्रश्न है? बीपीएससी टीआरआई में आया हुआ प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ओके, जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबल। 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लेलिन थिगो थे। कौन थे? लॉर्ड लेलिन थिगो थे। आता है अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित शासन से शासन की संसदीय प्रणाली हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से, सही सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, तय सही सुमेलित नहीं है। और मौलिक अधिकार का विचार हमने अमेरिका से लिया। इनमें से किस बिहार की भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया? तो मैथिली है 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी को स्थान नहीं दिया गया 8वीं अनुसूची में साथियों। भोजपुरी क्या है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता है? आर्टिकल 44 में एकमात्र राज्य में लागू है, वो राज्य कौन है? गोवा। और अगले राज्य में मसौदा तैयार है, वो राज्य कौन है? उत्तराखंड। विधि दिवस, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन के बारे में असत्य कथन क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में असत्य वेतन क्या है? राज्यपाल का 1 लाख नहीं, राज्यपाल को भी 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, महान्यायवादी को 2.5 लाख।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मनोनयन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। 279 में क्या है, जीएसटी परिषद की, जीएसटी परिषद है 279 में, कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके। और 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो सभी क्या है, सुमेलित है, कोई समस्या नहीं। और वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह है। जीएसटी परिषद में आपको पता है कि जीएसटी का शुरुआत 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में। उस उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम क्या है। उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले, सबसे पहले आपका मिनर्वा मिल केस, ये कब हुआ था, 1980 में। गोलकनाथ का केस कब हुआ था, 1967 में। एन गोपालन केस कब हुआ था साथियों, तो एन गोपालन केस हुआ था 1950 में। ओके। संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस, 9वीं अनुसूची से संबंधित केस 11 जनवरी 1950 को, 11 जनवरी 1900, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो वही जमीन उमीन जो लेगा तो उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए, इसका सही कालक्रम क्या है, सही कालक्रम है 3-2-1-4, 3-2-1-4। ओके। इसका तो होना चाहिए था 4-3-2-1, 4-3, कहीं है ही नहीं 4-3-2-1, तो 3-4-2-1, 3-4-2-1 है, 3-4-2-1 भी नहीं है। ये सवाल का आंसर क्या है, गलत है, आप लोग याद रख लीजिएगा, 4-3-2-1। ओके साथियों। इस संविधान की 9वीं अनुसूची 11 जनवरी 1950, एन के गोपालन केस भी 1950, उसके बाद गोलकनाथ केस 1967, और फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था। ओके साथियों। कहता है पंचायती राज सुधार से संबंधित समितियां नहीं थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति थी, सिंह, इनमें से सभी थी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या है, सभी सुमेलित है। ओके। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत समिति की मांग की थी। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट वाले 2 राज्य कौन है, तो राज्यसभा में सबसे अधिक सीट वाले एक तो यूपी है, और दूसरा यूपी के बाद सर्वाधिक जो है वो कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। यूपी में कितना है साथियों, तो यूपी, बिहार में 16 ही है, महाराष्ट्र में लगभग 18 सीट है। संविधान संशोधन के बारे में सुमेलित नहीं है, 101वां जीएसटी सही सुमेलित है। ईडब्ल्यूएस 103वां संविधान संशोधन ठीक है। 104वां एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त सही है। और 100वां ST/ST सेवकों की पदोन्नति सही क्या है, सुमेलित नहीं है। 100वां में क्या है, 100वां संविधान संशोधन 2015 में 1974 के भूमि समझौते के तहत क्या हुआ, तो बेरूबारी बाद में एक जो गांव दिया गया है किसे, बांग्लादेश को, वही था 101वां। 1974 में जो गांव का आदान प्रदान हुआ था, इसे बेरूबारी बाद कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर सही है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति को कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, तय सुमेलित नहीं है। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य विधानमंडल में सम्मिलित है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य विधानमंडल में सम्मिलित है, तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। कितने राज्यों में है विधान परिषद, तो मात्र 6 राज्यों में है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है अखिल भारतीय सेवा का सृजन के लिए, और ये किसमें, आर्टिकल 312 में है। और इसी में आता है साथियों आपका यूपीएससी और बीपीएससी, आप लोग जानते ही हैं। प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इसकी चर्चा किसमें है, तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 94 में है। ओके साथियों। आर्टिकल 94 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष का कार्यालय नई लोकसभा की पहली बैठक में ठीक पहले खाली हो जाता है। यातायात सिग्नकों को लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश किए होते सबसे कम प्रक्षेपित होते हैं, और लाल प्रकाश जब कम प्रक्षेपित होता है तो इससे क्या होता है, हमें घरेलू विद्युत का तार स्थापन मूलतः होता है, घरेलू विद्युत का तार स्थापन होता है मूलतः समांतर क्रम में। ओके, ये सब कोई क्वेश्चन है ही नहीं।
आइए, मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? फ्यूज के विषय में कौन सा सही है? इसका गलनांक निम्न होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला किसकी भांति काम करता है? अवतल दर्पण की भांति काम करता है। जल के अंदर वायु की बुलबुला अवतल दर्पण नहीं साथियों, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। क्षमा चाहते हैं। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। दोगुना किस बिंदु पर होगा साथियों? तो ये होगा 12.3 डिग्री सेल्सियस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तीव्र निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये गैस भरी जाती है आपको आर्गन और नियोन गैस भरी जाती है। कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन और नियोन गैस भरी जाती है। भारतीय रोबोट्स के बारे में असत्य कथन क्या है? भारतीय रोबोट व्योम मित्र गगनयान से सही है। प्रज्ञान चंद्रयान पे गया है, रोवर का नाम है, सही है। उसके बाद IRA जो है ये SBI नहीं, HDFC बैंक का है। और सना आज तक का समाचार वाचक है सना। ये सभी क्या है? सही सुमेलित है। आपका जो गलत था वो क्या था? कहता है निम्न में से कौन असत्य है? तो केवल तीन क्या असत्य है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, सही है। उसके बाद यूट्यूब के कौन है? चेरे हेरले स्टीव चैब है, सही है। व्हाट्सएप के कौन है? जेन कुम और वायरन एक्टेन है, सही है। और इंस्टाग्राम के जैक डार्सी हैं। जैक डार्सी नहीं है, ये तो यूट्यूब के थे। और सॉरी, जैक डार्सी पहले किसके थे? तो अभी इंस्टाग्राम के भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। पहले ये जैक डार्सी ट्विटर के थे। अभी ट्विटर का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी BPSC TRE में आ चुका है। ओके। आंख की रेटिना नियमित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है? तो आपको पता है कि आंख के रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए क्या बनता है? कोई भी फोटो बनता है। इसीलिए जब 16 सेकंड में हमारे सामने से बहुत सारा 16 फोटो एक सेकंड में गुजार दिया जाता है तो वो हमें चलते हुए रील की भांति नजर आता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनती है। ओके। तरंग दैर्घ्य को हम लोग किस में नापते हैं? तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापते हैं। ऊर्जा को किस में नापते हैं साथियों? जूल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं? डेसिबल। आवृत्ति को किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ओके। वी थिंक ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स वी लाइक ट्रीट ऑफिसर्स। ओके। लैक्टिक अम्ल किसे कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है साथियों? खट्टे फलों में या खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल। टाइटेग्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल नारंगी में पाया जाता है। ओके। एनी डाउट? नो डाउट। दिस आंसर इज ए डी। इनमें से कौन सा एक वृक्क का कार्य नहीं है? विक्र, जिसको आप लोग किडनी कहते हैं, किडनी का कार्य क्या नहीं है साथियों? तो पीएच का विनियमन है। शरीर के चयापचय अवशिष्ट को हटाना है। एंटीबॉडी का उत्पादन, ये क्या है? हमारे विक्र का काम नहीं है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? WBC करता है। ओके। गलत विषय का चयन करें। कृमि खाद किसके द्वारा बनाया जाता है? कृमि खाद केचुए द्वारा। खेत की खाद, खेत का कचरा। हरी खाद रासायनिक यौगिक। हरी खाद रासायनिक यौगिक नहीं है। हरी खाद क्या होता है? तो जो दलहन के पौधे हैं उसे बो दिया जाता है और छोटे होने पर ही उसे क्या किया जाता है? उसे जोत दिया जाता है और सड़ने करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? हरी खाद बनती है। ओके। और फॉर्म खाद के रूप में गोबर, मूत्र और कूड़े। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवणों द्वारा आतिशबाजी का रंग प्राप्त होता है? तो स्टोंसियम के कारण लाल रंग और बेरियम के कारण क्या है? हरा रंग प्राप्त होता है। दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके डियर गुरुजी। कहता है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में किसका? तो सोल्डर के रूप में हम जब भी प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं? सोल्डर किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का। सोल्डर, सोल्डर या फिर यहां पर होना चाहिए फ्यूज। शीशा और टीन के रूप में बना रहता है। ओके। अगला सवाल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? फंगस नाशी है। ओके। पेनिसिलिन क्या है? तो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है? उर्वरक है। और मेलाथियन क्या है? तो मेलाथियन जो है ये कीटनाशक है। मेलाथियन क्या है? कीटनाशक है। इसका सही जवाब क्या है? सी है। ओके। निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य नहीं कर सकता है? ये है राइजोबियम। राइजोबियम चावल उर्वरक के लिए क्या कर सकता है? उर्वरक का कार्य नहीं कर सकता है। नील हरित शैवाल
भी नहीं कर सकता है, नील हरित शैवाल ही सही जवाब होगा। ये राइजोबियम मटर के पौधा में एजोटोबाइटर और कवक मूलक का कहता है शरीर के लिए वैकल्पिक अंगों का विकास प्रयोगशाला स्तर पर किया जा सकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान का नाम क्या है? इस संदर्भ में जो अनुसंधान हो रहा है उसका नाम है स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल नाम है। ओके साथियों, लगा दो आग पानी में, ले लो सिलेक्शन, कर लो अपने सपने मुट्ठी में, दिन रात जाग कर। कहता निम्नलिखित क्षेत्रों में से जल ह्रास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूपांतरण होता है? तो पूर्ण रूपांतरण किसका होता है साथियों? कठोर एवं गर्म मोम का, या लघु पर्ण अथवा पर्णिता का? नहीं। और पर्ण और जगह का, ये सही है। एक और तीन मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर एवं मोम पर्ण होता है। कठोर मतलब देखे आप नागफनी का पौधा, और पर्ण की जगह कांटे आ जाते हैं, मतलब पत्तियों की जगह पर कांटे आ जाते हैं। सही है। अगला सवाल है नेत्रदान के प्रदाता की आंखों के निम्नलिखित में से किस एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये रेटिना, रेटिना को ही क्या किया जाता है? दान किया जाता है। या कोर्निया को? तो कोर्निया को दान किया जाता है। जब भी हम कोर्निया के सूखने और सख्त हो जाने की वजह से अंधापन होता है, कोर्निया एक तरह साफ परत है जिससे प्रकाश की किरणें पास करती है, इसी को क्या किया जाता है? बदला जाता है। ओके साथियों, हेमोफेलिया क्या है? हेमोफेलिया एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज क्या है? तो ये डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी है। रिकेट्स क्या होता है? तो हिंताजनस विटामिन डी की कमी से। और रिंग वार्म क्या है? कवक का संक्रमण है। सो सिंपल, दिस इज द राइट आंसर इज ए बी। इनमें से कौन सा एक पोर्सोनिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? तो इसका है ए, चावल नहीं है। चावल में कैल्शियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। और अगर गोल्डन चावल है तो उसमें क्या होगा? विटामिन पाया जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? रक्त फास्फेट और कैल्शियम को कौन विनियमित करता है साथियों? तो वृद्धि कारक हार्मोन, वृद्धि कारक हार्मोन। और ये कहां से निकलता है साथियों? तो ये प्रोटो हार्मोन या प्रोटो ग्रंथि से स्थापित होता है। और ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रित करता है। और प्रोटो हार्मोन। ओके साथियों, कहता है मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु डिंब को कहां निषेचित करता है? गर्भाशय गिरिभा में, गर्भाशय गिरिभा में। ओके, कहता है निम्नलिखित पर्यावरणीय दिवस के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस जो है ये 9 अगस्त सही सुमेलित है। विश्व गोरैया दिवस 22 मार्च, ये सुमेलित नहीं है। आपको आपको कमेंट करना है कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। ओके, निम्नलिखित सही कथनों पर क्या करना है? सही कथनों का विकास करना है। डेंगू मच्छर द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। डेंगू प्रोटोजोआ से रोग नहीं, डेंगू तो विषाणु वाला रोग है, गलत है। तथा प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू के लक्षण नहीं है। नेत्र गुहा में पीड़ा डेंगू के लक्षण नहीं है, गलत है। और त्वचा पित्तका तथा नाक से रुधिर स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। तो ये क्या है? सही है। जवाब क्या होगा आपका? केवल और केवल 3 सही है और बाकी 2 क्या है? गलत है। आइए, रक्त अल्पता किसके वजह से होता है? तो रक्त अल्पता होता है लोहे की कमी से। झींगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ओके, ये दिस इज ए डिफिशियंसी डिजीज ये ऑफिसर्स। ओके, और इसका सही जवाब क्या है? तो बी है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उससे क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार घट जाएगा। उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। और कितना घटेगा? 1/6 घटेगा। ओके साथियों, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट इस स्थान है। समुद्र तल में पृथ्वी के केंद्र के निकट सबसे निकट स्थान क्या है साथियों? तो पृथ्वी के केंद्र के निकट स्थान होगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव है। भूमध्य रेखा के समानांतर ध्रुव तथा तक दोनों गोलार्ध में अनेक वृत्तों का निर्माण होता है। उत्तरी ध्रुव में सारे गोलार्ध में सारे 23 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये सब आपको पता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। हम लोग 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आपको पता है 150 क्वेश्चन हो गए और 150 में हम लोग 75 पर पहुंच गए। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, गलत है। आग्नेय चट्टान सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय होते हैं, अक्रिस्टलीय नहीं होते साथियों। और आग्नेय चट्टान आप लोग जानते होंगे घर में आपका जो क्या है वो ग्रेनाइट की जो पत्थर है वो सभी क्या है? आग्नेय चट्टाने हैं। और ये ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा बनती है। कहता है भूकंप की प्राथमिक तरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से किसी एक का सही नहीं है। ये ध्वनि तरंग जैसी होती है, सही बात। ओके, ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है, ये गलत है। अगर ठोस पदार्थों से होकर गमन करती तो पृथ्वी के अंदर क्या है? मेगमा है।
तो पृथ्वी की सतह पर आती ही नहीं। ओके, तो यही क्या है, गलत है, सही नहीं है। ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन करते हैं, सही है। ये तेजी से गति करता है और सतह पर सबसे पहले पहुंचता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सतह पर जहां पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिक केंद्र। निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मेघमा, कहता है अधिकांश मेघमा द्रव, ठोस एवं गैस का मिश्रण है, सही है। जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड मेघमा में घुली प्रमुख गैसें हैं, सही है। ओके, और बेसाल्ट मेघमा सिल्का मेघमा से अधिक गर्म होता है, ये भी क्या है, सही है। पर्वतजात चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पीड़ित मेघमा को डाइक कहा जाता है, ये क्या है, गलत है, इसे डाइक नहीं कहा जाता है। पर्वतजात चट्टानों के बीच क्षैतिज स्थिति में पीड़ित मेघमा को सिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिल कहा जाता है। ओके, जबकि डाइक होता है लंबवत, लंबवत अगर ऐसे जमा हो गया इसे क्या कहेंगे, डाइक कहा जाता है, ठीक ना साथियों। तो एक, दो और तीन, तीनों क्या है, पूरी तरह से सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। माउंट रेनियर, माउंट रेनियन कहाँ है बताइए, तो माउंट रेनियन यूएसए में है। ओके, एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो एटना जो है ये इटली में है। ओके, फेरिकुटीन कहाँ है, तो फेरिकुटीन जो है ये कहाँ है साथियों, फेरिकुटीन जो है मैक्सिको में। और टाल कहाँ है, तो टाल फिलीपींस में। इस तरह सही जवाब आपका क्या है, बी है। और ये सभी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है और ये देश के नाम है। तो माउंट रेनियर कहाँ है, रेनियर कहाँ है, यूएसए में। एटना कहाँ है, इटली में। और इटली वाला आप एक जानते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो आप 50% पे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, आइए, किस वायुमंडल की ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता है, तो ऊंचाई के अनुसार तापमान कम होता है सिर्फ और सिर्फ क्षोभ मंडल में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। निम्न से किस सागर में कोई चाहकर भी नहीं डूब सकता है, तो मृत सागर में कोई चाहकर भी नहीं डूब सकता है। पानी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। एल्विडो शब्द में क्या निहित है, तो एल्विडो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी की सतह पर टकराकर वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है, एल्विडो कहलाती है। और यह क्या होगा, किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित लघु तरंगों को सौर विकिरण का अनुपात, इसे क्या कहते हैं, एल्विडो। और सर्वाधिक एल्विडो की मात्रा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक एल्विडो की मात्रा होती है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि अंटार्कटिका महादेश में, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा बर्फ का सिल्ली जमा हुआ है, जिससे होकर टकराकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, पूरा वापस लौट जाती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफिसर्स। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 82 है, फॉर्न या अल्फास, कहता है फॉर्न क्या है साथियों, फॉर्न क्या है, अल्पास पर्वत में पाया जाता है। सिमुक क्या है, सिमुक कहाँ चलने वाली हवाएं हैं, सिमुक जो है ये कहाँ चलती है, कुर्गिस्तान में। सतना आना कहाँ चलते हैं, सतना आना चलता है कैलिफोर्निया में। और जेंडा कहाँ चलता है, अर्जेंटीना में। जेंडा और अर्जेंटीना, तो जेंडा अर्जेंटीना। टा ना, टा ना, टा ना, फॉन अल्पास, सिमुक कुर्गिस्तान, और सतना आना कैलिफोर्निया, सतना आना कैलिफोर्निया। ओके, याद रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होती है, नहीं, यहाँ तो भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, हर दिन वर्षा होता ही रहता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न होता है, ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। भूमध्य सागर क्षेत्र में क्या होता है, सुबह से लेकर 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, शाम तक एकदम मतलब लगभग पूरा गर्म ही रहेगा, पूरा गर्मी उमस रहेगा। और जैसे 3-4 बजेगा बारिश हो जाएगी, और उसके बाद मौसम हो जाएगा सुहाना, और तब वहां का लोग निकलेगा और क्या करेगा, काम करेगा। विश्व का सबसे अधिक नमकीन जल पाया जाता है, मृत सागर में पाया जाता है, बच्चा बच्चा जानता है। ओके, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, तथा उपरोक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, तो वायुदाब और हवा तो प्रभावित करता है साथियों। साथ ही साथ क्या करता है, तो पृथ्वी का आवर्तन भी प्रभावित करता है और महासागरीय जल का घनत्व भी। लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण प्रभावित नहीं करता। जवाब क्या होगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। आइए, कुछ प्रसिद्ध जलधाराएं हैं और उनके महासागर हैं, उन्हें जानते हैं। कहता है सबसे पहले है क्यूरोसियो की जलधारा। सबसे पहले तो आपको पता है ये जापान के पास चलती है। और आप बताइए जापान के पास कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। और क्यूरोसियो की सही सुमेलित नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है, उष्णकटिबंधीय, ये तो सही सुमेलित है। ओके, लेब्राडोर की जलधारा है जो है ये कहाँ चलती है, तो दक्षिणी अफ्रीका के पास चलती है। और ये उष्ण नहीं, ये क्या है, ठंडी है, ठंडी जलधाराएं हैं। बेनगोला की धारा शीत मरुस्थलीय धारा, ओसियों
ओके, ये सभी क्या है, सही सुमित है। अप्रत्यक्ष ऊर्जा ज्वार होने का कारण क्या है? अप्रत्यक्ष ऊर्जा ज्वार किसके कारण होता है? ये होता है साथियों, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? अप्रत्यक्ष, मतलब अगर ऊपर अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, इधर अगर ज्वार आया ऐसे, पृथ्वी का केंद्रीय बल के इधर भी भाटा आएगा ज्वार, दोनों ओर आता है, तब ना बैलेंस बनाता है पृथ्वी। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न असत्य कथन। राजस्व घाटा पूंजी 2.9% सत्यवा, प्राथमिक घाटा का अनुपात 2.3% सत्यवा, रेलवे पूंजीगत में परिव्यय, अच्छा, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? ये भी असत्य है, 3.4 होगा। ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। रेलवे पूंजीगत व्यय उपयुक्त में से, अच्छा, कोई भी असत्य नहीं है, सभी क्या है, सभी क्या है, सत्य है। एक बार इसको फ्रेश करके फिर कर लेते हैं। बिकॉज ऑफिसर्स, आपको पता है कि जो हमारे बीपीएससी का एग्जाम है उसमें इकोनॉमिकल सर्वे और इकोनॉमिकल बजट बजट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। राजस्व घाटा की कुल जीडीपी 2.9% सत्य है, प्राथमिक घाटा का अनुमान 2.3% सत्य है और रेलवे पर पूंजीगत व्यय 2.4 करोड़ होगा, तो यहाँ इसमें क्या है, सभी सत्य है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के संदर्भ में कौन असत्य है? आर्थिक वृद्धि का अनुमानित दर 6.0 से 6.8% सत्य है, राजकोषीय घाटा 6.4 सत्य है, क्रय शक्ति की क्षमता थर्ड 6 है और आर्थिक समीक्षा में घाटा 13, जो कि क्या है, असत्य है। 13 नहीं, आर्थिक समीक्षा में घाटा 13 के आसपास नहीं है। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? बच्चा बच्चा जानता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध का क्या होता है, उत्पादन होता है। विगत विगत 20 वर्षों में किस देश, पता है, विगत विगत 20 वर्षों में किस देश द्वारा भारत में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो मॉरिशस के द्वारा। ओके, और सिंगापुर। गिल्ट एज मार्केट का विनियमन कौन करता है? तो गिल्ट एज मार्केट का विनियमन कौन करता है? तो ये सेबी करता है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी के संस्थानम समिति द्वारा। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित है? एक मार्क सभी खाद्य एवं कृषि में दिया जाता है, सही है। इको मार्क ऐसे उत्पाद पर लगाया जाता है जो प्रदूषण नहीं फैलाते, सही है। ईपीएफओ मार्क औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। ओके, बीएसआई हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को जांच के लिए, सही है। औद्योगिक नीति के आधार के रूप में किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? औद्योगिक नीति का आधार के रूप में सीपीआई मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप 2020 से 25 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? ये रिपोर्ट तैयार की गई है नीति आयोग की इथेनॉल संवर्धन रिपोर्ट 2020 से 25। TRIPS ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है? तो ये समझौता किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा संस्थान से संबंधित है। ओके, 1986 से लेकर 94 के उरुग्वे दौरे के दौरान वार्ता हुई थी और इसमें पहली बार बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में बौद्धिक संपदा नियमों को प्रारंभ किया गया। ट्रिप्स समझौता 1 जनवरी 1995 में परिवर्तन परिवर्तन में आया। प्रमुख विश्व आर्थिक संस्थाओं के प्रमुख के बारे में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो विश्व बैंक का कौन है अभी वर्तमान में प्रमुख? डेविड मालपास नहीं है, डेविड मालपास आ चुके हैं। आईएमएफ के क्रिस्टिना जॉर्जिवा है, डब्ल्यूटीओ के नोगोजी ओंकार आइबोला है, एनटीबी के मार्कस टेज, यही क्या है, असत्य है। विश्व बैंक का भी कौन है? टेड्रोस है। कौन है? टेड्रोस। आइए, हाल ही में प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा असत्य है? चंद्रयान 3 के बारे में एल वी एम एम के 3 रॉकेट से गया था, बाकी सभी क्या है, सत्य है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। ओके, और अमेरिका, रूस और फ्रांस के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश बन गया। ये कब गया था? तो 14 जुलाई को गया था। इसका बजट कितना था? मात्र 960 करोड़ था। और अब हम लोग 23 अगस्त को पहुंचा। इस दिन हम लोग किस रूप में मनाएंगे? तो राष्ट्रीय स्पेस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। रोवर प्रज्ञान था, ठीक है, और साथ में विक्रम लैंडर। हाल ही में विपक्षी पार्टी द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है? तो इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे, I.N.D. इंडिया है। लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या है साथियों?
इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन। हाल ही में देश के बाहर आईआईटी के पहले कैंपस कहाँ खोले गए हैं? तो पहले कैंपस खोले गए जिंजीबार में। जिंजीबार कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ खोला गया? और ये अबू धाबी में भी। यहाँ कौन खोला है? यहाँ खोला है मद्रास। और यहाँ कौन खोला है? शायद यहाँ खोला है दिल्ली। ओके, देख लीजिएगा। कहता है विश्व शिक्षा योजना के तहत भारत के उच्च स्तरीय आईआईटी परिषद खोले जाए। कैंपस तंजानिया के अर्धस्वायत्त जंजीबार और दूसरा संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी अबू धाबी में स्थापित। जंजीबार में प्रस्तापित कैंपस आईआईटी मद्रास का शुरू होगा, जहाँ की एमटेक किया जाएगा, और वही अबू धाबी वाला दिल्ली। एकदम हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पाक गन्ना रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन? बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। वर्तमान में विश्व में कुल बाघों की संख्या बाघ 75%। भारत में बिल्कुल सही 3100 कुछ बाघ क्या है? भारत में 3100 कुछ बाघ है। ओके, यह 5वें चक्र की रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी की गई। सही है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया, यही गलत है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया साथियों? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया। ओके, ठीक। ऑपरेशन अभियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए देखते हैं ऑपरेशन अभियान। कहता है ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के भीषण भूकंपों को राहत के लिए। सही है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने में। सही है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन करुणा आतंकवाद प्रभावित नहीं, आतंकवाद नहीं, बल्कि यहाँ मोचा मोचा चक्रवात की वजह से क्या हुआ था? बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया था। तही क्या है? सही सुमिलित नहीं है, असत्य है। पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 13वां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ। सत्यवा। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। सत्यवा। सरस्वती सम्मान 2022 दामोदर मोजा। गलत है, शिव शंकरी को दिया गया। किसे दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। ओके, और बिहारी पुरस्कार 2022 आर डी माधव। यही क्या है? सत्य है। सरस्वती सम्मान 2023 दामोदर मोजा को क्या दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मोजा जी को। हाल ही में संवेद शिखर जो पर्यटन स्थल घोषित करने का अधिसूचना वापस ले लिया गया। यह किस समुदाय से संबंधित है? संवेद शिखर जो है ये जैन समुदाय से संबंधित है, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तो यहाँ क्या हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आइए अगला सवाल है साथियों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिले राजकीय सम्मान को कौन सुमेलित नहीं है? वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस। सही सुमेलित है। ओके, ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र। सही सुमेलित है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेगेहू। लेगेहू जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का नहीं है, ये कहाँ का है? लेगेहू। ये शायद अभी प्यूपा न्यू गिनी का मिला था, और साथ ही साथ कहाँ का मिला था? सूरीनाम का नहीं, वहीं का। ऑर्डर ऑफ द ड्रैक गोले ये भूटान। ये सही सुमेलित है। ये लेगोहू वाला जो है ये प्यूपा न्यू गिनी। अरे लेगेहू प्यूपा न्यू गिनी, और एक किसको मिला था? हाँ शायद ये प्यूपा न्यू गिनी का ही है। प्रमुख मोबाइल ऐप के संदर्भ में कौन सुमेलित है? विरासत पोर्टल वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए सही सुमेलित है। साथी पोर्टल ऑप्टिकल फाइबर गलत है। संभव पोर्टल गलत है। संभव। आज तक न्यूज चैनल द्वारा किस एआई एंकर को, एआई एंकर कौन है? एआई सना के द्वारा क्या किया गया है? आज तक में न्यूज को पढ़वाया गया है। ओके साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के संदर्भ में कौन संदर्भ सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरस हैं। सही है। नाटो के महासचिव कौन है? जेस स्टोलबर्ग हैं। सही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कैथरीन डेसल हैं। ये गलत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष इल्मा अबियाव हैं। ये सही है। तो आपका गलत कौन है? सी है 108 का। ओके, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है? यूरोपीय संघ में शामिल कैसे बोले? कैसे वो जो कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए क्या है? स्वतंत्र रूप से आवेदन किया है। हाल ही में यूनेस्को हाल ही में यूनेस्को के किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़की को? तो अफगानिस्तान की लड़की को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। कहता है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? G20 का इस बार
जानते हैं आपके चीफ कौन है? भारत है। और इस बार इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में कहां से प्रारंभ होगा? ये जो राजमार्ग है ये कहां से प्रारंभ होगा? मेरे मणिपुर से। ओके, कहता है निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे 1360 किलोमीटर लंबा या म्यांमार के माध्यम से भारत मारे मणिपुर थाईलैंड को जोड़ेगा। ओके साथियों, हाल ही में सतवनी रूबिका किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई है? सतवनी रूबिका जो है ये फिजी की प्रधानमंत्री बनी है और फिजी की पहली महिला प्रधानमंत्री है सतवनी रूबिका। ओके साथियों, ऑफिसर्स, हाल ही में किस देश ने भारत को 16वें फार्मेसी और फार्मा कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है? ये कौन सा देश है साथियों? ये देश है आपका नेपाल। निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य लंबे समय से हिंसा प्रभावित रहा है? लंबे समय से हिंसा प्रभावित है मणिपुर, बच्चा बच्चा जानता है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा, किस राज्य के हैं? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल का संबंध किस राज्य से, मतलब वो किस राज्य के मूल निवासी हैं? ये कहाँ के? महाराष्ट्र के मूल निवासी है, राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर है। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन अभी ब्राजील में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और मोदी जी अभी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। ठीक है ना साथियों, विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान के बारे में साथ साथ हेलेने पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक है 80वां, सही है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वां रैंक है, सही सुमेलित है। ओके, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 107वां और मानव विकास सूचकांक में 101वां रैंक है। यही क्या है? गलत सुमेलित है, 107वां रैंक है इसमें भी, शायद मे बी, आई एम नॉट कंफर्म, प्लीज यू कंफर्म दैट, बट ये क्या है? गलत है। मानव विकास सूचकांक में शायद नब्बेवां है। ये मानव विकास सूचकांक कब से स्टार्ट हुआ था? 1990 से स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किया था? तो महबूब उल हक ने किया था। अभी इसको कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है। एक भारतीय चेस खिलाड़ी जिसने विश्व के शिखर स्थान पर प्राप्त किया, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में इसका नाम है प्रगनंदा। इसने मैग्नस कार्लसन से बेचारा हार गया, लेकिन इसने क्या किया? सनसनी मचा दी। कहां सनसनी मचा दी भारतीयों? तो चेस की दुनिया में। निम्न में से किसने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी व कैलेंडर 2023 का लोकार्पण किया है? जिसका लोकार्पण कौन किया है? बिहार डायरी और कैलेंडर का नीतीश कुमार। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था खुशी कुमारी ने। ओके, वेट लिफ्टिंग में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के खुशी कुमारी ने। ओके, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग पे शीर्ष पर रहने वाले जिला हैं आपके साथियों जहानाबाद। कौन सा जिला है? जहानाबाद जिला है। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया जापान में। कहां मनाया गया? जापान में। बिहार फेडरेशन जापान द्वारा 3 अप्रैल 2023 को 111वां बिहार दिवस मनाया गया। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में 111वां बिहार दिवस मनाया गया और इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? दिस डिस्ट्रिक्ट इज समस्तीपुर साथियों। कौन है? समस्तीपुर है। और अभी समस्तीपुर में दरोगा की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ओके, तो राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने देश भर के सभी जिलों में ग्रामीण इलाकों में जुड़े शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को लेकर सर्वेक्षण किया। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो जिला घोषित हुआ वो जिला कौन सा है? समस्तीपुर है। ओके, अगला सवाल है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार के राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया साथियों विश्वकर्मा अवार्ड से। किस अवार्ड से? विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित है? तो कौन सा मिलान सही सुमेलित है? 126 का, जिसमें कौन है? उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित है। पहला स्थान रहा जमुई जिला का, दूसरा स्थान रहा मुंगेर का और खगड़िया अंतिम स्थान पर है। खगड़िया मनरेगा के तहत किस? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन डेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जो किया गया था ये क्या है? सागर समृद्धि है। 9 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ पहल के तेजी से लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन डेजिंग मॉनिटरिंग
पॉलिसी पोलैंड की। 25 अगस्त 2020 को बिहार विभाजन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्रपति कौन था? बिहार विभाजन विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्रपति था साथियों डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर के आर नारायणन। और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। अंडरस्टैंड। इनमें से कौन सा बिहार में आरक्षित सीटों के सही सुमित? अनुसूचित जाति है तो विधानसभा में आरक्षित सीटें क्या है? 38 सही है। अनुसूचित जनजाति है तो विधानसभा में 2 सही है। अनुसूचित जाति हो तो लोकसभा से। उपयुक्त में से सभी क्या है? 100% सही है साथियों। ओके। बिहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 से फरवरी 1969 तक लगा था। ओके, दिस इज ए राइट स्टेटमेंट। राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार नहीं, कुल 8 बार लागू हुआ है, यह असत्य है। जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानून को तथा मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, सही है। और ये पता है साथियों, ये जो है अभी हाल ही में बीएसएससी बिहार दरोगा के एग्जाम जो कि 17 जुलाई को हुआ था, वहां पूछा गया। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन के समय 2005 में राष्ट्र मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जनरल ब्यूटा सिंह थे। ओके। वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने नगर निगम है? वर्तमान समय में बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या है 19। कितनी है साथियों? 19। और 19वां नगर निगम कौन बनाया? तो सहरसा बनाया साथियों 19वां नगर निगम। और 18वां कौन बनाया? तो सीतामढ़ी बनाया। भारत वन सर्वेक्षण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले में कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। बबुआ 1051.56 वर्ग किलोमीटर सही सुमेलित बा। पश्चिम चंपारण इतना सही सुमेलित बा। रोहतास सही सुमेलित बा। जमुई गलत सुमेलित बा। जमुई में क्या है? तो जमुई में 662.87 वर्ग किलोमीटर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के जलवायु को प्रदर्शित करने के संदर्भ में सत्य क्या है? तो बिहार के जलवायु को प्रदर्शित करने के संदर्भ में सत्य है साथियों उपयुक्त में से सभी। बिहार की जलवायु CWG को प्रदर्शित करती है। उत्तर बिहार को CWA में प्रदर्शित किया गया है और दक्षिण बिहार को CSA में प्रदर्शित। अगर कंप्लीट बिहार कहे तो CWG, उत्तर बिहार कहे तो CWA और दक्षिण बिहार कहे तो CSA। Okay, understand, this is a very important question and you know the negative marking is 1/3। so concept क्लियर है तो रिजल्ट क्लियर है। ओके। सिंचाई परियोजना के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ओके, आइए देखते हैं सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर होता है, सही सुमेलित हुआ। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 1000 डिग्री से, सही है। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कृषि योग्य क्षेत्रफल पर, सही है। इसमें से क्या है? सभी सही सुमेलित है। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक पर है। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक और लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर तक के लघु। पाल वंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पाल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल था, सत्य है। सत्य वचन। अरबों द्वारा पाल राज्य में रहनुमा कहा गया, सही है। कभी शेडोल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी गई थी, सही है। करवर्त विरोधी के समय महिपाल भारत के नहीं, महिपाल नहीं, इस समय शायद धर्मपाल थे, यही क्या है? गलत है। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के संदर्भ में असत्य कथन कौन है? अकबर के काल में बिहार का मुगल सूबेदार कौन था? तो सुआजाद सिंह, मिर्जा अजीम, कोका राजा मान सिंह सही। जहांगीर के काल में कौन था? मफजल खां और शाहजादा परवेज। शेरशाह के शासन काल में कौन था? शेरशाह खान आलम शाइस्ता खां। तो शेरशाह शाइस्ता खां जो है ये औरंगजेब के शासन काल में था। किसके शासन काल में था? ओके। आप लोग शिवाजी वाला सुने होंगे, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सभी निम्न में बिहार के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? नमक सत्याग्रह, सारण एवं चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, सही सुमेलित है। असहयोग आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत है। असहयोग आंदोलन बिहार में सरदार वल्लभ भाई पटेल कब से आ गए? बर्खास्त आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा और खिलाफत आंदोलन पटना में हसन इमाम, सही सुमेलित है। नमक सत्याग्रह सारण और चंपारण हुआ था और विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और असहयोग आंदोलन जो बिहार में हुआ था, तो असहयोग आंदोलन को बिहार में कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था साथियों? तो राजेंद्र प्रसाद सब थे। कहता है बिहार में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे कम एवं सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो आपको पता है कि कौन है? पटना बा। लेकिन सबसे कम पहले लगाना है और सबसे अधिक बाद में। ओके, इसका सही जवाब क्या है? सबसे कम शिवहर में और सबसे अधिक क्या है? पटना में। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की योजनाओं को सुमेलित कीजिए। हर घर नल का जल, हर घर जल नल का जल क्या है? तो जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चल रही है।
जीविका, जीविका के द्वारा क्या चल रहा है? एनआरएलवाई जीविका के द्वारा नेशनल रूरल लर्निंग ईयर, हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार सौभाग्य योजना है। और जल जीवन हरियाली अमृत, अमृत सरोवर योजना। कहता है 140वें नंबर सवाल, अब लास्ट में पहुंच चुके हैं। आइए 140 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन असत्य है? असत्य का कथन करना है। जीडीपी 2021-22 में इतना करोड़ था, सत्य बा। वृद्धि दर 10.98%। भारत में बिहार 15वां, सहीवा। राजकोषीय घाटा 2.98। ये क्या है? भारत बिहार का स्थान क्या है? 15वां नहीं है, तो बिहार तो क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट में बिहार का फर्स्ट रैंक है। ओके साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में न्यूमेरिकल को इतना लिखा जाता है, तो देखिए कैसे है। आई सी ए एल यहाँ से 1 2 3 4 गो ले लिया, तो यहाँ से 1 2 3 4 गो ले लेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ से 1 2 SION सब में है, SION सब में है। उसके बाद क्या किया गया? एन, उसके बाद आगे से लिखा गया NUM, और उसके बाद आप भी आगे से लिखिए EXP SION। सही जवाब क्या होगा इसका साथियों? सही जवाब होगा सी। ओके, बातें ये कभी ना तू भूलना। साथियों, ऑफिसर बनने के लिए आपको मैं हूं पढ़ा रहा। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह दिए गए? तो 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना प्लस 2, 10, 10 का 2 गुना 20 प्लस 8। ओके, फिर इसका अगला क्या होगा? 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस, तो क्या कर रहा है? इसको हमको 2 ट्रेन में चलना होगा। 2 6 18, तो यहाँ पर कितना का गैप आ रहा है साथियों? गुना 3 हो रहा है, गुना 3 हो रहा है। 18 गुना 3 18 चौक, 18 54, तो कितना आएगा यहाँ पर? 54, और 54 इसको जोड़ देंगे, 28 प्लस 54, तो जवाब कितना आ जाएगा? 82। कितना आ जाएगा? 82। जवाब क्या होगा आपका? सी होगा। यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है? 4 पाई आर क्यू, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले के पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला पुट कीजिए, आंसर पाइए। आंसर कितना आएगा? 12,474, 12,474 सेंटीमीटर। एक कक्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्ष की कुल संख्या के 10% अधिक है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? तो 10% अधिक है। एक कक्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की कक्ष में, लड़कियों की संख्या 100 है, लड़कों की संख्या 110 है। काट दीजिए, 10:11 क्या आ जाएगा? एक बाल्टीन को जब 80% भरते हैं, तो एक बाल्टीन जब 80% भरते हैं, तो उसमें 66 होल 2 सही परसेंट भरने से सापेक्ष 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टीन की क्षमता कितनी है? बाल्टीन की क्षमता है साथियों 10 लीटर। इसका मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको करना है। और आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए प्लस, कट जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 2 आएगा। एक वृत्ताकार घड़ी घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच, 9 पीएम से 3 पीएम तक इसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो इसको हमको निकालना है। ये कितना होगा साथियों? ये होगा हमारा 6 पाई इंच, 6 पाई इंच। ओके, अब यहाँ पर हमको निकालना है दिए गए सारणों में। कैसे निकालना है? ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से, हर सबको जोड़ के कितना लाना है? 60 लाना है, 60 लाना है, 60 लाना है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 8 साथियों, 8 जैसे आएगा जोड़ के 60। समांतर करिए, 7x 21 31, x की जगह पर कितना आएगा? 7 है, प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 हो रहा है, 7 6 13। आंसर कितना आएगा? 13। जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो सभी सिक्के का समान मुख ऊपर की ओर होने की संभावना कितना है? जब 3 सिक्के उछालेंगे, तो समान मुख ऊपर की ओर होने का प्रायिकता 1/8 हो जाएगा। 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा। ओके, ये था हमारा आज का क्या चीज साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट, आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 6 डिटेल डिस्कशन के साथ
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग करंट अफेयर भी लाएँगे, डिटेल से लाएँगे। जैसे ये देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 10.98%। ओके साथियों, बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? 5,54,383 रुपये। ओके, उसके बाद बिहार 2017-18 और 2021-22 के बीच प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही? तो पशुधन क्षेत्र में। इसमें रही पशुधन क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग पूरा लेकर आ रहे हैं इसको। आपको पता है कि इकोनॉमिकल सर्वे करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपको ये भी पता है कि इन इंटीग्रेटेड 69 सीसीई देयर विल बी 4 आंसर ऑप्शन विथ 1/3 नेगेटिव। ये नया अपडेट है। ओके, अब आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।